हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो वेक्टर क्वांटिटी है ना। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा, इसके दो फॉर्म हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज़, दूसरा क्या है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। और एक और क्वांटिटी है टेंसर क्वांटिटीज़, तो उसके बारे में उतना डिटेल्स में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा जानना है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को हम लोगों को पूरे डिटेल्स में जानना है, चूँकि समझ लो कि पूरा फिजिक्स इस पर डिपेंड करता है। अगर आप वेक्टर को नहीं जानते हो तो फिर आपका जो फिजिक्स है वो बहुत ही वीक हो जाएगा, यानी बहुत सारे टर्म्स को आप समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए इस चैप्टर को आपको थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना है और समझने की कोशिश करना है। तो देखो फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम लोग देखेंगे स्केलर क्वांटिटी को, फिर देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी को, और एक और क्वांटिटी है टेंसर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटीज किसको कहते हैं? तो वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, ओनली मैग्नीट्यूड, है ना, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। यानी इसमें किसी तरह का कोई डायरेक्शन ना हो, ठीक है। तो आप लिख लो द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude, which have only magnitude are called scalar quantities. स्केलर क्वांटिटीज और सिंपली स्केलर्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। वैसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन का इसमें कोई किसी तरह का कोई रोल ना हो, तो हम लोग उसको कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज। जैसे कि मास है ना, टाइम है, बहुत सारी हैं, वर्क है, एनर्जी है, सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर विच आर स्केलर्स। तो मास, टाइम, वर्क, ये हाँ बता रहे हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है? देखो, जैसे आप मास का एग्जांपल लेते हो, है ना। आप दुकान पे गए तो आप आलू खरीदने के लिए जा रहे हो, तो आपने आलू खरीदा, पोटैटो, तो उसका मास, दुकान वाले को आप क्या कहते हो, 2 किलोग्राम आलू दे दो भाई, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 किलोग्राम। तो ये जो क्वांटिटी आप लिखे हो 2 किलोग्राम, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। इसमें क्या चीज़ है देखो, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, साथ ही साथ यूनिट्स भी है, तो इन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है? दिस होल क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, जिसके पास क्या हो, न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो और एक स्पेसिफिक यूनिट भी हो, तो इसको हम लोग कहेंगे मैग्नीट्यूड। आए समझ में? ओके। और इसमें देखो, इसमें किसी तरह का कोई डायरेक्शन हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं, मतलब ये कंप्लीटली डिफाइंड हो जाता है। अगर आप 2 किलोग्राम उससे आलू मांगोगे तो वो समझ जाएगा कि हमको 2 किलो आलू देना है। लेकिन अगर कोई आदमी जाके कहता है 2 किलोग्राम आलू हमको साउथ की तरफ दे दो या नॉर्थ की तरफ दे दो, ऊपर नीचे दे दो, ऐसा तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट रिक्वायर्स नो डायरेक्शंस, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए हम लोग इसको कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। ये एक समझाने के लिए आपको बताया। इसी तरह से जितनी भी क्वांटिटीज़ है, अगर वो स्केलर हैं तो उसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कोई आदमी कहता कि भाई हाँ हम 5 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 घंटा क्या चीज़ है, दिस इज़ द टाइम जो वो डिफाइन कर रहा है, 5 घंटा, ठीक है ना। तो अब उसमें डायरेक्शन को ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो अंडरस्टूड है। तो उसी तरह से कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, समझने समझाने के लिए सिर्फ किसकी ज़रूरत पड़े, मैग्नीट्यूड की, देखो ओनली मैग्नीट्यूड, तो उसको हम लोग स्केलर के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर हम लोग इसको और डिटेल्स में जानेंगे थोड़ा सा, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे जितना आप वेक्टर को जानोगे उतना ही आप स्केलर को भी जान जाओगे। जो क्वांटिटी वेक्टर है, जो वेक्टर रूल को फॉलो कर रहा है और वेक्टर का अपना अलजेब्रा है उसको फॉलो करता है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा जो क्वांटिटीज होंगी वो क्या हो जाएगी, जनरली वो स्केलरी क्वांटिटी होगी ना। तो इसलिए आप वेक्टर को जितना जानोगे स्केलर का कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। तो वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, वैसी क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। देखो इसके पास क्या होनी चाहिए, हाँ मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, है ना। मैग्नीट्यूड के बगैर तो कोई क्वांटिटी बनेगी ही नहीं। तो इसके पास मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए, साथ ही साथ डायरेक्शन होना चाहिए, है ना। लेकिन वो डायरेक्शन भी कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक डायरेक्शन, समझ रहे हैं ना। मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वो उसके पास होगा जिसको हम लोग ग्राफिकली ड्रॉ भी कर सकें, दैट टाइप ऑफ डायरेक्शन, समझ रहे हैं ना। अगर कोई आदमी कहे कि भाई इधर उधर आगे पीछे, इस तरह से नहीं, बल्कि आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बताना है, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ, अपवर्ड, डाउनवर्ड, है ना, या 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इस टाइप से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन आपको बताना होगा। तो इसमें क्या होना चाहिए, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो। सिर्फ डायरेक्शन नहीं, बल्कि क्या बोला, देयर शुड बी अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो अभी तक तो हम लोग यही जान रहे थे ना कि भाई वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, द क्वांटिटी, हाँ बोलो बोलो, यस। बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब वो तुम्हारे नेटवर्क का प्रॉब्लम है। देखो ठीक से जरा एडजस्ट करो, हाँ दिखेगा दिखेगा। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो प्लस स्पेसिफिक डायरेक्शन हो। क्या यहां पे आके बात खत्म हो जाती है। अगर किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है, स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है, तो क्या हम लोग उसको वेक्टर कह देंगे। तो अभी तक तो मतलब रफली हम लोग यही पढ़े थे और यही चीज़ सही है। बट एक चीज़ और है जो इसके पास होना चाहिए, वो क्या है, ये जो क्वांटिटी है ना, ये वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करता हो, वेक्टर एडिशन मेथड को भी फॉलो करता हो। वेक्टर का अपना एक अलजेब्रा है, वेक्टर को जोड़ने का एक अपना रूल है, उस रूल को भी ये फॉलो कर रहा हो। आई बात समझ में। इट शुड ओबे वेक्टर एडिशन रूल। वेक्टर का जो एडिशन का अपना एक रूल है, उस स्पेसिफिक रूल को ये फॉलो भी करता हो। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में। जैसे और ये चीज क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या थी, ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करेगा। 2 + 3 = 5, समझ रहे ना। इस क्वांटिटी को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग सिंपली इसको जोड़ना चाहें, स्केलर क्वांटिटी को जब हम जोड़ना चाहें, 2 किलोग्राम + 5 किलोग्राम, तो सिंपली आप क्या लिखोगे, 7 किलोग्राम। समझ रहे हैं ना। 2 किलोग्राम + 5 किलोग्राम = 7 किलोग्राम। लेकिन अगर हम लोग वेक्टर के केस में देखें कि अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग ऐड करें, जैसे 2 न्यूटन, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सब लोगों को पता है, फोर्स हैज ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। जैसे 2 न्यूटन है अब + 5 न्यूटन है,
तो आंसर क्या होगा? तो सिंपली अगर एक तरह से देखें तो बस 7 न्यूटन होना चाहिए, और होता भी है, लेकिन इसके अलावा भी आप देखोगे कि 2 + 5 = 4 न्यूटन भी हो जाएगा, 3 न्यूटन भी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह का इसमें एक ये होता है जो एक समझ लो कि जादू के तरह से। देखो 2 + 5 = 4 हो जा रहा है, 2 + 5 = 3 भी हो जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इसका मतलब ये है कि ये जो एडिशन है ये सिंपल एडिशन को फॉलो नहीं करता है। देयर इज अ स्पेसिफिक एडिशन मेथड कॉल्ड वेक्टर एडिशन मेथड, ठीक है? और उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है जो हम लोग आगे इसको देखेंगे। देखो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है R इज द रिजल्टेंट। जैसे यहां पे देखो ये 7 क्या है? रिजल्टेंट है, मतलब रिजल्ट है 2 और 5 का रिजल्ट क्या है? 7। तो यहां पे जो रिजल्ट है उसका इक्वेशन क्या आता है? जैसे सपोज करो ये है क्वांटिटी A, ये है क्वांटिटी B, तो A + B को जोड़ा तो हो गया R। क्वांटिटी A + क्वांटिटी B = रिजल्टेंट। समझ में आ रही बात? और यहां पे अब हम जोड़ेंगे तो इसमें एक फॉर्मूला ये फॉलो करता है, A² + B² + 2AB cos थीटा उसका स्क्वायर रूट। तो ये बिल्कुल एक नई चीज़ है तुम्हारे लिए, लेकिन आप थोड़ा सा समझो यहाँ पे। जो एडिशन, जो मतलब कि जो क्वांटिटी इस एडिशन को फॉलो करे दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। ए हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए, बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी, ठीक है? और ये थीटा यहाँ पे आपको दिख रहा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है? ये थीटा का भी रोल है। तो ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे अभी। तो अभी सिंपली आप ये समझो कि वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं? द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड as well as direction and also it must obey the vector addition rule। तो उसको हम लोग कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना? और ये कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा हो। वेक्टर क्वांटिटी जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। मतलब वेक्टर A + B = वेक्टर B + A। इतना सा आप लिख लो। इसको हम लोग और डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम इंट्रोडक्शन हो रहा है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कम्यूटेटिव। जो क्वांटिटी वेक्टर होती है ना, वो इस लॉ को भी फॉलो करता है। समझ रहे हो? जैसे तुम लोग इसको भी अभी नहीं समझे होगे, ये जो एडिशन का जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको भी आप नहीं समझे होगे, है ना? बट यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, नंबर 1, जिसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, 2 हो गया। नंबर 3, ये फॉलो करता है वेक्टर एडिशन रूल को, अलजेब्रा का, वेक्टर अलजेब्रा का जो एडिशन रूल है उसको फॉलो करता है, 3 नंबर हो गया। चौथा क्या चीज़ है? ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ को भी फॉलो करता है, ठीक है? तो 2 चीज़ें तुम्हारे लिए अभी नई है, एक तो ये है, दूसरा ये है। इसको भी हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है ना? फिलहाल इस डेफिनेशन में आप इसको उतार लो। अब एग्जाम्पल्स में वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। क्या क्या है बताओ? इसी को तो बताएंगे आगे, अभी पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। समझ रहे हैं ना? अभी सिर्फ हम डिफाइन किए ना, ओनली डेफिनेशन। देखो आगे वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल्स दे दो। जैसे फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स, हाँ हाँ हाँ, उसका वीडियो लेक्चर तुम देख लोगे, और कहीं पे अगर कुछ ट्रबल होगा, परेशानी होगी, तो फिर हमको पूछोगे व्हाट्सएप पे, ठीक है ना? तो फिर हम बताने की कोशिश करेंगे, ओके?
ठीक है। मोमेंटम, और भी इस तरह से बहुत सारा है, टॉर्क, सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर। अब थोड़ा सा समझने के लिए बताएं, जैसे फोर्स हमने लिया है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर तुम कहीं पे फोर्स अप्लाई करते हो, सपोज किसी भी पार्टिकल पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे तुमने अगर फोर्स लगाया, तुम खुद सोच कर देखो, जैसे तुमने किसी कुर्सी को अपनी तरफ खींचा या धकेला, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो आप उस पर फोर्स लगा रहे हो। सपोज करो आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। 10 न्यूटन क्या चीज़ है? ये एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है। लेकिन अभी भी फोर्स को आपने कंप्लीटली डिफाइन नहीं किया है। देखो समझो, आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन किसी भी चेयर पे, तो दूसरा क्वेश्चन उठता है कि आपने किस तरफ फोर्स लगाया। मेरी बात समझ रहे हो ना? आप जब भी फोर्स लगाओगे तो इट मस्ट रिक्वायर अ डायरेक्शन। ये डायरेक्शन भी आपसे चाहेगा कि आप किस तरफ लगा रहे हो फोर्स। जैसे आपने अपनी तरफ लगाया, ठीक है, तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है टुवर्ड्स मी। आई एक्सर्टेड द फोर्स 10 न्यूटन ऑन द चेयर टुवर्ड्स मी, अपने तरफ हमने उस पर फोर्स लगाया, तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। जैसे हमने लगाया किधर, तो टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ के तरफ हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन क्या है कि स्पेसिफिक डायरेक्शन है। तो इसलिए फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट के केस में भी होगा, मोमेंटम के केस में, वेलोसिटी के केस में, सारा का सारा केस जो वेक्टर से रिलेटेड होगा, तो उसमें क्या रिक्वायर होगी? मैग्नीट्यूड भी, और साथ ही साथ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी। ओके? हाँ, इसको अभी हम लोग देखेंगे तुरंत, जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, अभी आपको जो दिखा रहे हैं ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके जस्ट बाद यही टॉपिक है, ठीक है ना। ये एरो क्या चीज़ है ना, ये बताएंगे अभी आपको, हर एक चीज़ आपको बताएंगे डिटेल्स में, डोंट वरी। ओके? हाँ, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो आपको दिख रहा है, एक होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के एरो को आपने देखा होगा, एरो बनता हुआ, तो वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, अब एक टेंसर क्वांटिटी है जिसको हम लोग सिर्फ टच करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है भी नहीं उतना, मेनली हमारे पास वेक्टर है। तो वैसी क्वांटिटी जैसे जिसके पास देखो डायरेक्शन तो होती है, लेकिन इसमें जो डायरेक्शन होती है ना, वो मतलब एक ही तरफ यूनिक डायरेक्शन होती है। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, स्ट्रेस, आप एग्जाम्पल में लिख लो, इलेक्ट्रिक करंट है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये सारा टर्म आपके लिए नया है। इलेक्ट्रिक करंट, करंट तो समझ ही रहे हो, पढ़े होगे क्लास 10th में, इलेक्ट्रिक करंट। स्ट्रेस, ये हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी चैप्टर में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल डायनेमिक्स तुम्हारा चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो ना स्केलर क्वांटिटी है, ना वेक्टर क्वांटिटी है, बल्कि वो क्या है? टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन कैसी हो? यूनिक हो, एक तरफा डायरेक्शन, उसको हम लोग कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। दूसरी बात यह है कि टेंसर क्वांटिटी जो होती है वो अलग अलग डायरेक्शन के लिए अलग अलग मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सा इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो फोर्स है और एक तरफ करंट ले लेते हैं, ठीक है। ये एक फोर्स है 4 न्यूटन, ठीक है। एक और फोर्स यहां पे लग रहा है
इस पॉइंट पे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, देखो इस पॉइंट पे, एक है 4 न्यूटन, दूसरा है 3 न्यूटन, ठीक है ना। तो इन दोनों का जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो कितना होगा, एक 4 न्यूटन है, दूसरा 3 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट फोर्स जब हम जोड़ेंगे तो वेक्टर का जो अपना एडिशन रूल है उसको फॉलो करेगा। ये देखो इसमें एंगल कितना है, देखो परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री पर, दोनों फोर्स एक दूसरे के 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, यानी ये फोर्स और ये फोर्स दोनों 90 डिग्री पर है। हमने बताया था वेक्टर को जब ऐड करेंगे तो वहाँ पे एक टर्म आया था थीटा, थीटा इज़ 90 डिग्री। तो अगर हम उस फॉर्मूला पे रखें, देखो क्या है फॉर्मूला तुम्हारे पास, a² + b² + 2ab cos थीटा, तो अप्लाई करो, देखो कितना आता है, 4² + 3² + 2 × 4 × 3 × cos 90 डिग्री। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे बोर्ड में हमने लिखा था रिजल्टेंट का इक्वेशन, रिजल्टेंट का जो एडिशन होता है वो क्या था तुम्हारा, R = √a² + b² + 2ab cos थीटा, यही था। देखो तो वेक्टर को जब हम जोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट इस इक्वेशन से दिया जाएगा, न कि सिंपल इक्वेशन से। तो अगर हम इसको जोड़ें तो कितना आ रहा है, देखो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और यहाँ देखो 2 × 4 × 3 × cos 90, cos 90 0 होता है, वेरी गुड, यानी 5 आ जाएगा। यानी देखो 4 न्यूटन और 3 न्यूटन जब हम जोड़ रहे हैं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 5 न्यूटन। समझ में आ रहा है ना। ओके हाँ, अब देखो इलेक्ट्रिक करंट के केस में एक मान लो ये वायर है जिसमें करंट पास हो रहा है 4 एम्पियर, एकदम बिल्कुल इसी तरह का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, और एक और वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है 3 एम्पियर, ठीक है। तो अब ये इधर मान लो, इस तरफ इधर एक तार निकला हुआ, ये कंडक्टर है, तो आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें से होकर कितना करंट पास होगा, तो आप क्या जवाब दोगे। देखो ये है, ये करंट है, करंट के पास भी एक डायरेक्शन है ना, इस तरफ डायरेक्शन है इसका, और इधर भी इस तरफ डायरेक्शन है, और दोनों कंडक्टर के बीच का जो एंगल है वो भी 90 डिग्री ही है। तो जब हम इसको जोड़ते हैं, हाँ, तो वेक्टर अगर होता तो ज़रूर 5 होता, तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल सही है, 5 एम्पियर होता, चूँकि डायरेक्शन तो है इसके पास, है ना। लेकिन जब तुम एमीटर लगाओगे यहाँ पे तो ये रीडिंग 5 एम्पियर नहीं देगा, बल्कि कितना देगा, 7 एम्पियर, नहीं 7 एम्पियर देगा। 4 एम्पियर और इधर से आया 3 एम्पियर, ये दोनों यहाँ पे ऐड होके इस वाले वायर में कितना करंट आपको दिखाएगा, वो 7 एम्पियर। समझो बात, हाँ 7 एम्पियर। हालांकि इसको दिखाना चाहिए था 5 एम्पियर, लेकिन ये क्या दिखा रहा है, 7 एम्पियर। तो जो दिखा रहा वही ना सही हुआ, जो प्रैक्टिकली आपने देखा वही सही है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसके पास डायरेक्शन होते हुए भी ये वेक्टर अलजेब्रा को चूंकि फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बट इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। देखो इसमें यहाँ इसके पास डायरेक्शन है 4 एम्पियर, ये भी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, दोनों चीज़ है ना रे। देख तो इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड रहने से अगर वेक्टर क्वांटिटी हो जाता तो इन दोनों का एडिशन 5 एम्पियर होता, लेकिन हो रहा है 7 एम्पियर। तो इसका क्या मतलब, इसके अंदर कहाँ पे कमी है,
इसमें कमी ये है कि ये डायरेक्शन तो है इसके पास, लेकिन ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा है, इस वाले रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगाओगे तो वो 5 एम्पियर आपको नहीं बताएगा, वो 7 एम्पियर बताएगा। तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि ये वेक्टर अलजेब्रा रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो जब ये उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो ये कौन सी क्वांटिटी हुई? हम इसको थोड़ी सी बात को समझो। हम इसको कंप्लीटली स्केलर भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहां तो इसके पास है डायरेक्शन। देखो, करंट के पास डायरेक्शन होता है, और कैसा डायरेक्शन होता है? यूनिक डायरेक्शन। करंट किधर फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ये सबको पता है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करेगा, तो मतलब इसका इस डायरेक्शन है। समझ रहे हैं ना? कभी भी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका डायरेक्शन क्या है? एक ही डायरेक्शन है, वो किधर है? हायर टू लोअर पोटेंशियल। ओके, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको टेंसर क्वांटिटी कहेंगे। अच्छा देखो, टाइम भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अभी तक तो हम लोग यही देख रहे थे, लेकिन अगर टाइम के बारे में भी थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो टाइम के पास भी एक डायरेक्शन है। टाइम भी जो पास होता है ना, तो आप देखोगे टाइम का जो फ्लो है वो पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर। बोलो है कि नहीं? पास्ट से प्रेजेंट के तरफ, फिर प्रेजेंट से फ्यूचर के तरफ, ये नहीं डायरेक्शन उसका है। हाँ, तो 5 घंटा प्लस 3, 5 आवर प्लस 3 आवर इजिकल टू 8 आवर लिखोगे, ठीक है ना? वो एक स्केलर क्वांटिटी की तरह से जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं? इसलिए कि उसके पास जो डायरेक्शन है वो यूनिक है, मतलब एक ही तरफ वो डायरेक्शन चल रहा है उसका। थीटा इजिकल टू 0 डिग्री अगर तुम इस इक्वेशन में भी पुट करोगे तो फाइनली तुम्हारे पास रिजल्ट जो आएगा वो a प्लस बी ही आ जाएगा। कभी भी टाइम फ्यूचर से प्रेजेंट, प्रेजेंट से पास्ट के तरफ फ्लो नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना? मतलब टाइम का जो ये है, पैसेज ऑफ टाइम है, वो किधर से जाता है? पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तो है उसके पास, लेकिन एक ही डायरेक्शन है, इसलिए वो क्वांटिटी भी जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। तो वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी थोड़ी बहुत आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कंप्लीटली डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं वेक्टर को, क्योंकि ये चैप्टर ही है वेक्टर, और इसमें जो इसका जो एडिशन आ रहा है उसको पढ़ेंगे। इसका एडिशन, इसका सब्ट्रैक्शन, इसका मल्टीप्लिकेशन है ना, वो सारा का सारा हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक लिखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हाँ बोलो। हाँ, करंट में ना, करंट वाले केस में तो सिर्फ ऐड कर देंगे, बिल्कुल। ठीक है, लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। किसी भी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका हमारे पास है। एक है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल और ग्राफिकल।
अब देखो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे अभी हम लोगों ने फोर्स को देखा, तो फोर्स के बारे में, फोर्स को डिनोट करते हैं लेटर एफ से, कैपिटल लेटर एफ से किया। और क्या लिखते हैं, जैसे अभी हमने फोर्स लगाया कितना भाई, 10 न्यूटन फोर्स लगाया किस तरफ, टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है ना। ये हम लोगों ने लिखा किसको, फोर्स को। तो ये जो फॉर्म है लिखने का, ये जो तरीका है, दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल फॉर्म। और इसमें क्या होता है, जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को लिखा जाता है, जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके ऊपर एक एरो का सिंबल इस तरह से देते हैं। फोर्स के ऊपर एरो का सिंबल देते हैं इस तरह से, इस तरह से मतलब टुवर्ड्स राइट, समझ रहे हैं ना, ऐसे लेफ्ट की तरफ लगा दिया। अगर हम फोर्स को ऐसे डिनोट करें तो ये सही नहीं है, क्लियर है। तो किसी भी क्वांटिटी को अगर हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं उसके वेक्टर फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, वो क्वांटिटी लिख लेंगे, उसके ऊपर एरो का सिंबल लगाएंगे, ओके। कोई वेक्टर, जैसे मान लो वेक्टर ए है तो उसके ऊपर ए लगा दिया, बी वेक्टर है तो उसके ऊपर लगा दिया, ठीक है ना, इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। और कभी कभी आप देखोगे बुक वगैरह में इस तरह का एरो नहीं लगाया हुआ, बल्कि क्या कर दिया गया है, लेटर को बोल्ड कर दिया है, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लो फोर्स है, तो फोर्स को अगर हम बोल्ड कर दें इस तरह से, बोल्ड लेटर से, तो समझ जाओ कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आ रही बात समझ में? हेलो, सुन पा रहे हो? ओके। अरे बोल्ड, हाँ बोल्ड हो जाता है, लेटर को अगर तुम बोल्ड कर दोगे तो वो भी रिप्रेजेंट करता है वेक्टर क्वांटिटी को, उसके ऊपर एरो का सिंबल नहीं भी रहेगा तब भी वो वेक्टर को डिफाइन कर रहा है, क्लियर है? ओके। अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल का मतलब ये है कि अब हम लोग इसको ब्लैक बोर्ड में या पेपर पे किस तरह से रिप्रेजेंट करें, किस तरह से दिखाएं। एक मिनट, सारा का सारा डेटा खत्म हो गया है, जरा सा ऑन करते हैं पहले, यही चीज़ हम पहले करना चाहते हैं। करो तो वहाँ पे ऑन हुआ। एक मिनट, सेव्ड, कनेक्टिंग, कनेक्टेड, कनेक्ट हो गया। आवाज़ आ रही है? देखो तो आवाज़ नहीं आ रही ना। हेलो, रिज्वाइन करना पड़ेगा हमको। हाँ, हो गया। हेलो, हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है? सुन पा रहे हो? ओके, हाँ ओके, हाँ। अब चलो देखो दूसरा रिप्रेजेंटेशन कैसा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। अब ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे फोर्स, ये मान लो 10 न्यूटन फोर्स है, इसको हम लोग को ग्राफ में प्लॉट करना, दिखाना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ब्लर आ रहा है, ठीक हो जाए, एक मिनट आएगा ठीक से। आया? आ गया ना? ओके, अब धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। ओके, देखो ये है डायरेक्शन, इसको याद रखोगे हमेशा के लिए। इस तरफ होता है ईस्ट, ये है वेस्ट, नॉर्थ,
साउथ, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शंस को, ईस्ट वेस्ट। आवाज नहीं आ रही है, आवाज फंस रहा। अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है। देखो आ रही आवाज? हाँ ओके ठीक है, वो धीरे धीरे हो जाएगा। देखो तो ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। ये डायरेक्शन हम लोग को पहले से पता है सपोज को। अब फोर्स को डिनोट करना है, देखो ये 10 न्यूटन फोर्स को डिनोट करना है किस तरफ, लिखा हुआ है टुवर्ड्स नॉर्थ। तो हम लोग इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो इस तरह से, ये है 10 न्यूटन, इस तरह से लिख दोगे। और ये जो दिखा रहा है ये नॉर्थ की तरफ डिफाइन हो रहा है, ठीक है। अब रही बात, ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द एरो, हम लोग किसी भी वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं, एरो से। और लेंथ ऑफ द एरो जो होता है वो बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। लेंथ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। जो भी इसकी लंबाई होगी वो मैग्नीट्यूड बताएगा। अब जैसे सपोज करो हमको ग्राफ में प्लॉट करना है, तो ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, तो हम लोग मान लेंगे कि 1 डिवीज़न, कुछ भी आप मान सकते हो अपना एक मानने का, जो भी आपके पास एक पैरामीटर हो। जैसे 1 डिवीज़न को अगर हमने मान लिया 1 न्यूटन, सपोज कर लिया कि 1 डिवीज़न, एक जो घर है या एक जो ये है उसको हमने मान लिया 1 न्यूटन। तो 10 न्यूटन को डिफाइन करने के लिए क्या हो जाएगा, वो 10 डिवीज़न इज इक्वल टू 10 न्यूटन हो जाएगा। जब भी तुम ग्राफ में, अरे ग्राफ में जब प्लॉट करोगे तो तुमको लेंथ चाहिए होगा ना, तो 10 न्यूटन को तुम क्या करोगे, 10 सेंटीमीटर लोगे, कुछ भी लोगे। जैसे कोई अगर मान सकता है कि भाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, ये हमने मान लिया सपोज करो। तो अब 10 न्यूटन को अगर हमको डिनोट करना है, डिफाइन करना है, तो लेंथ कितना खींचना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब सपोज करो 6 न्यूटन को डिफाइन करना है, 6, तो 6 सेंटीमीटर लेंथ जो चाहिए होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि किसी भी वेक्टर को किसी भी लेंथ से कर दिया, ऐसा नहीं है। अगर आपने 10 न्यूटन को 10 सेंटीमीटर से डिनोट किया हुआ है, या 1 सेंटीमीटर से 1 न्यूटन को डिनोट किया है, तो 6 न्यूटन के लिए 6 सेंटीमीटर ही होगा। अगर तुमने गलत लेंथ लिया तो फिर क्या होगा कि ये आपका जो है फिगर आपका गलत बनेगा। अभी आप लोग देखोगे जब हम लोग रूल पढ़ेंगे तो उसमें पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ वगैरह देखेंगे, डायग्राम बनता है। तो अगर आपने गलत लेंथ लिया हुआ, डायग्राम गलत बनेगा। डायग्राम गलत बनेगा तो कॉन्सेप्ट गलत होगा, उसमें आप सही से जो है जस्टिफाई नहीं कर पाओगे रिजल्टेंट किस तरफ जा रहा है। समझ रहे हैं ना। इसलिए लेंथ का जो है रिक्वायरमेंट जो है वो है यहाँ पे। अगर आपने 1 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू 1 न्यूटन माना हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 न्यूटन, 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 न्यूटन। मेरी बात समझ पा रहे हो ना। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब अगर इसी चीज को, हाँ ये वाला लेंथ, ये वाला यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। हाँ आवाज आ रही है। अच्छा, अब देखो इस एरो में, यहां पे देखो ध्यान से, ये जो एरो है, इस एरो का ये वाला पार्ट जो टिप पार्ट है, दिस इज कॉल्ड हेड। एरो में तो हेड होगा ना,
ये हो गया हेड, और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, टेल। तो किसी भी वेक्टर को जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पे क्या होगा, टेल टू हेड आपको शो करना है। डायरेक्शन किधर बतलाएगा, टेल टू हेड, टेल से हेड की तरफ, वो है डायरेक्शन। देखो ये डायरेक्शन हो गया, और इसकी जो लंबाई है वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो अगर आपसे कहें भाई 20 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, तो कैसे डिनोट करेंगे, मान लो कोई फोर्स है, हाँ 20 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट ऐसा लिखा हुआ है, तो हम लोग ग्राफ में इसको कैसे प्लॉट करेंगे, तो 20 न्यूटन आपको मान लेना है। जैसे हमने मान लिया जैसे अगर हम इसी चीज़ में लें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, तो हमको 20 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए 20 सेंटीमीटर खींचना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हमने मान लिया 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये हमारा स्केलिंग है सपोज करो, तो 20 न्यूटन को डिनोट करने के लिए कितना सेंटीमीटर चाहिए, 4 सेंटीमीटर। हाँ समझ रहे हो ना, तो ये है स्केलिंग करना। और किस तरफ हो जाएगा, ईस्ट की तरफ, तो इधर ऐसे, ट्वेंटी न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। हाँ बोलो, क्या बोले, नहीं वो चीज़ हम बता रहे हैं कि किसी भी वेक्टर को अगर आप ग्राफ में प्लॉट करना चाहोगे तो उस केस में आपको एक स्टैंडर्ड तो लेना होगा। कुछ भी बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपका उतना बड़ा मान लो चार्ट पेपर है तो आप लो ना, आपको कौन मना करता है, समझ रहे हैं ना। आपके पास मान लो एक छोटा सा, हाँ मान लो एक पेपर में, छोटे से पेपर में तुमको डिफाइन करना है 200 न्यूटन, तो क्या करोगे तुम, कितना बड़ा लेंथ लोगे, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने 100 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर सपोज कर लिया, तो अब तो हमको 2 ही सेंटीमीटर खींचना है, समझ गए। तो ये, हाँ तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो ये आर्बिट्रेरी है, जो चाहे आप लो, इस कोई फिक्स नहीं है। मेनली यहाँ पे आपको बताना है डायरेक्शन। अब जैसे कोई सा वेक्टर है, मान लो कहीं लिखा हुआ है कोई सा फोर्स है, ये है 4 न्यूटन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसा लिखा हुआ है। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 न्यूटन है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इस तरह से भी हो सकता है, बहुत सारे डायरेक्शंस हो सकता है। तो अगर इस तरह का रहेगा तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जी हाँ, सिर्फ टेढ़ा नहीं कर देना, बल्कि उसको आपको देखना है नॉर्थ के साथ 30 डिग्री। देखो ये चीज यहां पे देखो ध्यान से, हम इसी फिगर में आपको दिखा रहे हैं। देखो यहां पे एंगल बनाओगे 30 डिग्री, नॉर्थ के साथ झुका हुआ कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। आप देखो ध्यान से, 4 न्यूटन यहां पे कर दो, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, कोई भारी चीज नहीं है, बहुत ही आसान है। अब जैसे मान लो कोई वेलोसिटी है, सिर्फ फोर्स का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग तब से, मान लो 5 मीटर्स पर सेकेंड और दिया हुआ है 45 डिग्री या 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ऐसा है। चलो वेलोसिटी है 5 मीटर्स पर सेकेंड
60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? तो हमारे पास ग्राफ है पहले से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का इस तरह से बना लिया। उसके बाद क्या करोगे, तुम्हारा वेस्ट, हाँ नॉर्थ और इसी जोन में बनेगा तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर। तो वेस्ट के साथ 60 डिग्री बनाओगे, वेस्ट के साथ 60 डिग्री, इसका ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? गुड, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। दिस इज 5 मीटर्स पर सेकेंड। हाँ, मान लो एक फोर्स है 13 न्यूटन साउथ ऑफ ईस्ट, न्यूटन साउथ ऑफ ईस्ट। इसी डायग्राम में मान लो दिखाने के लिए कह रहा है, सॉरी 13 न्यूटन, यहाँ पे एंगल देना होगा ना कुछ, तो मान लो 15 डिग्री, 13 न्यूटन है, 15 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ये आपको रिप्रेजेंट करना है। 15 डिग्री 15, हाँ गुड, हाँ 15 डिग्री ईस्ट के साथ पहले बना लो, है ना, ये हमने बना लिया। दिस एंगल इज 15 डिग्री, ये है तुम्हारा 13 न्यूटन, ये रिप्रेजेंट हो गया फोर्स। 13 न्यूटन फोर्स किस तरफ? 15 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्लियर है? सीधी सीधी बात इसमें याद रखो, दो तरह से रिप्रेजेंट होता है, एक मैथमेटिकल, दूसरा ग्राफिकल, ठीक है ना। तो दोनों ही तरह से हम लोग यहाँ पर उसको हम लोगों ने देखा। जैसे अगर सिर्फ यहाँ पे लिखा 13 न्यूटन, तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह से लिखा हुआ जो है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसी को जब ग्राफ में प्लॉट कर दिया तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या एंगल तो यहाँ तुम्हारा दिया रहेगा, बगैर एंगल के डायरेक्शन कैसे बताओगे तुम? हाँ, एंगल तो दिया रहेगा, एंगल गिवन रहेगा ना, बगैर एंगल के डायरेक्शन कैसे होगा? बगैर उसके तो डायरेक्शन के लिए तो एंगल जरूरी है ना। समझ में आया? ओके, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स और फिर एडिशन वगैरह।